हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पाचन एवं पोषण संबंधी विकारों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जो पाचन है, पाचन तंत्र में अनेक विकार अथवा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे टूथ डीके यानी कि दांतों का खराब होना, मम्स जो वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स का, जिंजेवाइटिस जो इन्फ्लेमेशन होता है गम्स का, टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, और डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, अनेक रोग हो सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रोग जो हैं उसमें नंबर 1 है जॉइंडिस यानी कि पीलिया, उल्टी अथवा वमन, वॉमिटिंग, अतिसार अथवा दस्त, डायरिया, मलबंध अथवा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और अपच यानी कि इंडाइजेशन। जॉइंडिस एक सिंड्रोम होता है जो अक्सर जिसके अंदर बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है वो अधिक हो जाता है, जो उससे अधिक हो जाता है ब्लड में, और वो त्वचा में यानी कि स्किन पर, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन पर यानी कि श्लेष्म कला पर, स्क्लीरा पर जो आई की स्क्लीरा मेम्ब्रेन होती है उस पर, और अन्य पार्ट्स पर वो इकट्ठा होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है। इसके कारण जो पेशेंट होता है, रोगी होता है, वो पीला दिखने लगता है, येलो दिखने लगता है, और जो इसको इक्ट्यूरस बोलते हैं, और बिलिरुबिन की अधिक मात्रा की उपस्थिति हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं। यूरिन जो होता है उस रोगी का पीला हो जाता है, पीला दिखाई देता है, और पर्सन जो होता है जो जॉइंडिस से यानी कि पीलिया से ग्रस्त होता है वो नॉर्मली लीवर में परेशानी होती है, उसको नौसिया यानी कि उल्टी आने का महसूस होना से नौसिया बोलते हैं। इसके बाद वॉमिटिंग भी हो सकती है, थकान हो सकती है, फैटीग बोलते हैं, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, फीवर आदि जॉइंडिस में हो सकते हैं। जॉइंडिस में जो बाइल का सिक्रीशन होता है, बाइल का जो स्राव होता है वो रुक जाता है, इसीलिए लाइपेज एंजाइम जो होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि बाइल का एक काम लाइपेज को एक्टिवेट करना भी होता है। इसीलिए बाइल के ना आने से, सिक्रीशन ना होने से लाइपेज कम काम करता है, काम नहीं कर पाता, इसलिए फैट और फैट जैसी चीज़ें का डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा है वॉमिटिंग यानी कि वमन, जो आहार नाल के ऊपरी भाग विशेष रूप से अमाशय यानी कि स्टमक के द्वारा भोज्य पदार्थों को मुख गुहा से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, फोर्सफुली बलपूर्वक बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वॉमिटिंग बोलते हैं। वॉमिटिंग के दौरान जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है और इसोफेगस जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, इसीलिए एक रास्ता बन जाता है, पैसेज बन जाता है स्टमक से अमाशय से बाहर की तरफ को, जिससे भोज्य पदार्थ बाहर आ सकता है। एब्डोमेन की जो मसल्स होती है और जो गैस्ट्रिक मसल्स होती हैं, यानी कि जो अमाशय की मसल्स है और जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, उनमें संकुंचन होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। वॉमिटिंग जो होती है वो कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और ये इसमें नॉर्मली नौसिया होता है। अब जब ऊपरी आहार नाल में कोई इरिटेटिंग सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ से और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की सहायता से डायफ्राम एवं उदर पेशियों तक वो सूचना पहुँचती है, और पेशियों के संकुचन के कारण अमाशय पर दबाव पड़ता है और जो भोज्य पदार्थ है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो एजेंट जो वॉमिटिंग को प्रमोट करते हैं या वॉमिटिंग करते हैं, वो एक तो इरिटेटिंग फूड होता है जो पसंद नहीं होता है, इरिटेट करता है फूड। कोई इरिटेट सुगंध हो सकती है, गंध हो सकती है, कोई मोशन सिकनेस हो सकती है, किसी को जब
कहीं जाता है तो बस में या किसी भी जगह पर वो सफ़र करता है, उसमें उसको उल्टी आ सकती है। इसके अलावा बहुत अधिक ड्रिंकिंग पीने से, कोई भी पेय पदार्थ या पानी ज़्यादा पीने से वॉमिटिंग हो सकती है। बहुत अधिक खाने से, ओवर ईटिंग से भी वॉमिटिंग हो सकती है। और अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान भी वॉमिटिंग हो सकती है। इसके बाद है डायरिया, यानी कि अतिसार और दस्त। फास्ट और रैपिड जो रिमूवल होता है मल का, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम डायरिया कहते हैं। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से मल यानी कि फीसिस का लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में तेजी से जो रिमूवल होता है उसे हम डायरिया कहते हैं। अब जो डायरिया होता है वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जीवाणु अथवा विषाणु के संक्रमण से हो सकता है। जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं जो डायरिया करते हैं वो ई कोलाई, साल्मोनेला और सिगेला जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जबकि जो वायरस डायरिया करते हैं वो रोटा वायरस और नॉरवॉक वायरस हो सकते हैं। डायरिया में जो डाइजेशन होता है वो गड़बड़ा जाता है और फूड का जो अमाउंट होता है उसका जो अवशोषण होता है वो कम हो जाता है और बॉडी का जो फ्लूइड होता है, बॉडी का जो तरल होता है, उसका अधिक लॉस हो सकता है। इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जल की कमी हो सकती है। इसीलिए इसमें ORS सॉल्यूशन देते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जो व्यक्ति को डिहाइड्रेशन से बचाता है। चौथा है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। ये डायरिया से अपोजिट स्टेज है जहाँ पर ड्राई और हार्डन्ड यानी कि कठोर मल और फीसिस जो होती है वो बाहर आती है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, पाचन तंत्र को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो कॉमन कॉज जो होता है, जो कॉन्स्टिपेशन करता है, वो रफेज कंटेंट जो होता है, अगर डाइट में कम होता है रफेज, तो इससे जो मूवमेंट होता है, बोवल मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है और जो बोवल मूवमेंट है वो 2 से 3 दिन बाद होता है। कॉन्स्टिपेशन से हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है और एब्डोमेन में पेन हो सकता है, कुछ अन्य सिम्टम्स आ सकते हैं। लास्ट है इसमें इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसी इनएबिलिटी यानी कि अक्षमता जिसमें डाइजेशन जो है फूड का प्रॉपरली नहीं हो पाता, ढंग से नहीं हो पाता है। जो फर्स्ट साइन होता है, सिम्टम होता है, निशान होता है जो इंडाइजेशन का, वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। एब्डोमेन हिस्से में डिस्कम्फर्ट महसूस करता है मील के बाद, खाने के बाद आदमी। स्टमक अक्सर ज़्यादा डिस्टेंट महसूस होता है और ऐसी फीलिंग देता है कि वो भर चुका है, लेकिन वो भरा हुआ नहीं होता है। लॉट ऑफ गैस, बहुत ज़्यादा गैस उसमें उपस्थित होती है, फ्लैटस बोलते हैं। और इंडाइजेशन से अगर हम इसको ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, यानी कि उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो वो स्टमक में अनेक परेशानियां करता है। डिफेक्ट आ जाते हैं जिसमें इंटेस्टाइन में समस्या हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है और फूड पॉइजनिंग से भी इंडाइजेशन हो सकता है, ओवर ईटिंग से भी हो सकता है और कुछ अन्य कारणों से जो होता है कि वो इंडाइजेशन हो सकता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के विकार हैं उनमें सबसे प्रमुख प्रकार के जो विकार हैं वो पीलिया है, जिसमें बॉडी में बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाता है। उल्टी और वमन में यानी कि वॉमिटिंग में जो भोज्य पदार्थ है वो अमाशय से बलपूर्वक बाहर निकाल दिए जाते हैं। अमातिसार में जो मल होता है वो लिक्विड फॉर्म में तेज़ी से बाहर आता है। इसमें जो बोवल मूवमेंट होता है हर 2 से 3 दिन बाद होता है, हार्ड एंड फीसेस और मल आता है। और अपचत में, अपच यानी कि इंडाइजेशन में भोजन जो होता है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और स्टमक में जो है डिस्टेंशन महसूस होता है और महसूस होता है कि हमारा भोजन, जो हमारा जो आवश्यकता है भोजन की, वो
कंप्लीट हो गई है और वो जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, जो भरा हुआ महसूस होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।